गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मंथन सीरीज के टेस्ट 4 का। ये मंथन टेस्ट सीरीज जो हम लोग की ऑफलाइन चल रही है और 1 अक्टूबर से ये ऑनलाइन भी शुरू हो रही है। तो जो लोग इस टेस्ट को नहीं दे पा रहे हैं ऑफलाइन, वो लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। हम लोग इसको शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से और आज से इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। मतलब ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन आज 15 सितंबर से शुरू हो गए हैं। तो जिनको दूर के बच्चे हैं, कहीं कानपुर के नहीं हैं, कानपुर नहीं आ सकते हैं, या कानपुर में भी कोचिंग से बहुत दूर के बच्चे हैं, वो इस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप ऐप खोलेंगे तो आज से आपको ऑनलाइन टेस्ट के बारे में कैसे आप ज्वाइन करेंगे, ये आपको जानकारी ऐप में मिलेगी। कैसे क्या होगा सब आपको जानकारी ऐप में मिलेगी। और अब हम लोग मंथन टेस्ट सीरीज के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से ध्यान देंगे, जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन। ऑब्वियसली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, यानी कि कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, और अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है तो उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलना चाहती है, या पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाते रहना चाहती है, और इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और पेपर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, इसलिए बहुत सीरियसली पेपर को आप लोग देंगे और पढ़ाई करके पेपर देंगे तो हमेशा पेपर थोड़ा सा अच्छा होगा, और अगर आप बिना पढ़े पेपर देंगे तो उसके अच्छे होने के चांस कम हो जाते हैं। तो और एक बात और भी है कि जैसे मान लीजिए कि संडे को टेस्ट होना है, आपका संडे को पेपर होना है, संडे को टेस्ट होना है, तो कुछ लोग फ्राइडे सैटरडे से पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका टेस्ट संडे को है तो आपको उसके कम से कम 7-8 दिन पहले से जो भी टॉपिक टेस्ट में आ रहे हैं उसका रिविजन धीमे धीमे स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। सेकेंड टेस्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अ पोर्शन ऑफ मेटॉर मूविंग विद कांस्टेंट रेट 50 मीटर पर सेकेंड। एक ये मेटॉर है जो कि 50 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है, ये देखिए, और इससे इसका एक टुकड़ा अलग हो गया। ये टुकड़ा मान लीजिए इसके साथ ये टुकड़े थे और ये टुकड़े में से एक टुकड़ा इससे अलग हो गया। तो जब ये अलग होगा तो इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि जो मेटॉर का टुकड़ा होगा वो मेटॉर की वेलोसिटी लेकर ही बाहर निकलेगा और वो मेटॉर से कुछ भी चीज नहीं लेगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कितनी रहेगी बताइए, 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, इसको कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर आवर, मैंने मीटर पर सेकेंड लिख दिया था। ये देखिए, ये जो टुकड़ा था ये इससे अलग हो गया, और अलग होने पर पूछा गया कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसकी वेलोसिटी भी 50 किलोमीटर पर आवर ही होगी, क्योंकि जब भी चलती हुई बॉडी से कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है या छूट जाती है, तो जो बॉडी छूटती है उसकी वेलोसिटी के जिससे छूटती है उसकी वेलोसिटी के बराबर होती है। जैसे चलती हुई कार से अगर आप कोई स्टोन छोड़ दें और कार की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है और आपने एक बॉल को छोड़ दिया, तो उसकी वेलोसिटी भी छोड़ते वक्त 50 किलोमीटर पर आवर ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉकेट इज गोइंग अपवर्ड विद accelerated motion. A man is sitting on it, feels his weight increased 5 times. जो महसूस करता मतलब apparent weight, वो अपना apparent weight अपने रियल वेट से 5 गुना ज़्यादा महसूस करता है। ये रॉकेट है, ये किसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके ऊपर इस पर एक पर्सन है जो कि महसूस करता है कि उसका जो वेट है वो इसके वेट से 5 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन है कि रॉकेट पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम इस मैन के फ्री बॉडी डायग्राम को देखें। मैन का वेट mg नीचे होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, क्योंकि लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेटेड है तो मैन भी ऊपर की तरफ एक्सीलरेटेड ही होगा। और इक्वेशन बनेगी n माइनस mg, क्योंकि n बड़ा होना चाहिए mg से, इज इक्वल टू ma। और जो एपरेंट वेट है वही नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन ही एपरेंट वेट होता है। तो एपरेंट वेट है 5 mg। एपरेंट वेट वो वेट होता है जो मैन को महसूस होता है। रियल वेट अलग बात होती है और एपरेंट वेट अलग बात होती है। हमें अपना जो भार महसूस होता है वो हमारा एपरेंट वेट होता है, जबकि हमारा जो रियल वेट होता है वो mg के बराबर होता है।
ठीक है ना। तो ये हो गया 4mg इज इक्वल टू ma। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया है 4g यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। और अब हम पूरे रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करेंगे विद मैन। हाँ, रॉकेट विद मैन, पूरा होल सिस्टम। सुनते जाइएगा ध्यान से। रॉकेट विद मैन होल सिस्टम, पूरा वेट कैपिटल mg होगा और इस पर लगने वाला फोर्स ऊपर की ओर F है और एक्सीलरेशन a है, तो F बड़ा होना चाहिए कैपिटल mg से। तो F माइनस कैपिटल mg इज इक्वल टू कैपिटल ma। F हमें फाइंड करना है और जो कैपिटल M है इंक्लूडिंग दैट ऑफ मैन, पूरा जो मास है वो 1 इंटू 10 टू द पावर 4 है और g की वैल्यू 10 और ये 10 टू द पावर 4 और ये हो गया 40। ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 बाहर ले लेंगे तो 10 प्लस 40 हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आ गया होगा। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 10 टू द पावर 4 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। सो दिस बिकम 50 इंटू 10 टू द पावर 4। समझते जा रहे हैं ना? ठीक है ना भाई, समझते जा रहे हैं? ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। ठीक है ना। रिजल्ट आप चॉइस कर लेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने सिर्फ मैन के फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से एक्सीलरेशन फाइंड किया और अब हमने रॉकेट प्लस मैन, ये देखिए रॉकेट प्लस मैन, ये पूरा कंबाइंड सिस्टम लेकर रॉकेट पर लगने वाले फोर्स को हम लोगों ने फाइंड किया। क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p और t बराबर 0 पर उसका मोमेंटम p था और उस पर एक फोर्स लग रहा था और उसी दिशा में जाते हुए t टाइम बाद इनका मोमेंटम 3 गुना हो गया। पहले p था और t टाइम में मोमेंटम बढ़कर 3 गुना हो गया। मोमेंटम क्यों बढ़ा? क्योंकि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा था और फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन पैदा होता है और एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है तो मोमेंटम भी बढ़ता है। तो टाइम t की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पर इसका मोमेंट, पहले इसका मोमेंटम p था और बाद में इसका मोमेंटम 3p हो गया। तो देखिए फोर्स की बात क्योंकि क्वेश्चन में की गई है तो हम इस फॉर्मूले का चुनाव कर सकते हैं। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है तो यहाँ से देखिए dp इज इक्वल टू f dt आएगा। ठीक है ना भाई। और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन आप लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन f dt। फोर्स की इक्वेशन दी हुई है, सो दिस बिकम k t स्क्वायर बाई 2। टाइम की लिमिट 0 से लेके t तक है ना, और इंटीग्रेशन dp मतलब p और लोअर लिमिट p और अपर लिमिट हो गई है 3p। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 2p इज इक्वल टू k बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये देखिए k बाई 2, ध्यान से देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना? k बाई 2 देखते जाया करो भाई, k बाई 2 और अपर लिमिट t स्क्वायर और लोअर लिमिट 0। ठीक है ना। तो वी गेट द रिजल्ट 2p इज इक्वल टू k बाई 2t स्क्वायर, k by 2t square, so t square is equal to 4p by k, hence t time t is equal to 2 under root p by k। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल आपके एग्जाम में आने लायक सवाल है। छोटा और छोटा भी सवाल है, थोड़ा टेक्निकल सवाल भी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg है, ठीक है ना, वो किसी बिल्डिंग की हाइट से हॉरिजेंटली थ्रो की गई है। ये देखिए एक गन से इसको फायर किया गया है, बैक सेम हाइट। ओके रुक जाइए, ये क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाता हूं कि एक बॉल है जो कि 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप की गई, ठीक है ना, और वो जमीन पर टकराई और जमीन पर टकराने के बाद वो रिबाउंड हुई और कह रहे हैं दोबारा उसी हाइट तक पहुंच गई जिस हाइट से गिरी थी, दोबारा उसी हाइट तक पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि टकराते वक्त जो इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी थी, ऊपर जाते वक्त वही उसकी अपवर्ड वेलोसिटी होगी। तो क्वेश्चन है कि बॉल ने जमीन पर कितना एवरेज फोर्स लगाया,
जबकि कोलिजन का टाइम 0.04 सेकेंड सवाल में दिया हुआ है। तो आइए पहले हम लोग ए से लेके बी तक की इक्वेशन बना लें। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। तो ड्रॉप किया गया है और ये हो गया 20 और ये भी 20, तो ये हो गया 400। इसलिए टकराते वक्त बॉल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है ना, ये आपका हुआ। और हमें फोर्स फाइंड करना है। बॉल ने जमीन पर कितना एवरेज फोर्स लगाया। एवरेज फोर्स बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, यानी कि P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है भाई, समझते जा रहे हैं? आपको समझना बेहद जरूरी है। हम एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, आपको समझना जरूरी है। आप ठीक से बातों को ध्यान से समझिए। मास कॉमन ले लेंगे तो V2 माइनस V1, क्योंकि ये है mV2 और ये है mV1 अपॉन डेल्टा टी। मास हमारे क्वेश्चन में दिया होगा 0.1 किलोग्राम। और V2 और V1 को आप कैसे लिखेंगे? ये माइनस में तो ये प्लस में माना जाएगा। तो V2 यानी कि +20 और V1 यानी कि -20। डायरेक्शन बदली है ना, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। और अपॉन 0.04, ठीक है ना। तो इसको आप 10 कह सकते हैं, इसको आप 4 कह सकते हैं और इसको आप 40 लिखेंगे, क्योंकि 20 + 20 इज इक्वल टू 40। सो दिस सिंपली बिकम 100, 40 और 10 100 न्यूटन। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में करते, क्योंकि सवाल में वेक्टर लगा हुआ है, तो आइए हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी करें। मैंने तो इसका रिजल्ट आपको बता दिया है, लेकिन आंसर क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए मेरे को इसे वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना चाहिए था। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। सो m V2 वेक्टर माइनस V1, समझ रहे हैं ना, V1 वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन m अपॉन डेल्टा टी। और V2 वेक्टर मतलब कि 20J कैप और V1 वेक्टर मतलब -20J कैप। ठीक है ना, क्योंकि ये डाउनवर्ड देखिए -J कैप और अपवर्ड +J कैप। तो मास है 0.1 और ये है 0.04 और ये हो जाएगा आपका 40J कैप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 20J कैप + 20J कैप मतलब 40J कैप। तो आप कह सकते हैं 10/4 with 40J cap. So this become 10 into 10J cap means this become 100J cap। ठीक है ना। तो पहले मैंने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड सॉल्व किया था और अब मैंने इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व किया, जैसा कि क्वेश्चन में आवश्यकता ये बता रहे हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ये वाला 100J cap। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था। मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाई y बराबर ut + gt स्क्वायर। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल का मास सवाल में दिया हुआ है, ये देखिए। और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी क्वेश्चन में दी हुई है, ut + gt स्क्वायर। तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी फाइंड करके हम एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। आप बात समझ रहे होंगे। वेलोसिटी फाइंड करने के बाद हम एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे और एक्सीलरेशन फाइंड करने के बाद हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे। dv/dt ये कांस्टेंट है, तो ये आ गया 2t। और क्लियर करें क्या, बताइए। ये हो गया 0 + 2g और t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो एक्सीलरेशन हो गया 2g। तो अब आ जाइए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास ये है और एक्सीलरेशन 2g है, तो द रिजल्ट विल बी 2mg न्यूटन। हो गया ना। अच्छा क्वेश्चन था। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी को फाइंड किया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन को फाइंड किया, और फिर न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने फोर्स की वैल्यू को निकाला। यह है न्यूटन सेकंड लॉ। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी इतना और फोर्स लग रहा है इतना। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि 3 सेकंड बाद बॉडी का ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जबकि स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से चलना शुरू किया है पार्टिकल ने। ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप, और पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है। तो पहले फोर्स की मदद से एक्सीलरेशन फाइंड कर लें, क्योंकि न्यूटन की इक्वेशन हम लगाएंगे जब तो हमें एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ये लिखा हुआ है देखिए। सो द एक्सीलरेशन इज 2i कैप माइनस 3j कैप, ओके। और अब हम लोग देखें एक्सीलरेशन, ये रहा आपका 2i कैप माइनस 3j कैप, और मुझे अब बॉडी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं 3 सेकंड के बाद। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व किया जाएगा क्योंकि डेटा हमारा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमारा इक्वेशन भी वेक्टर फॉर्म में रखा जाएगा। आपको बात समझ में आ रही? ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल हम ऐसे ही नहीं कहते कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है तभी आपसे कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। हाफ और एक्सेलरेशन इज 2i कैप माइनस 3j कैप एंड टाइम इज 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। सो दिस सिंपली बिकम 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 18, हाँ 9 को अंदर लेके आइए, 9 को अंदर लेके आइए, 18/2 i कैप माइनस 27/2 j कैप, दिस इज द रिजल्ट। तो ये हो गया 9 और 9 18। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 9i कैप माइनस 27/2 j कैप। सो i कैप और i कैप यानी कि 18i कैप प्लस 12 माइनस 27/2 जे कैप दोनों में कॉमन है। 12 जे कैप और माइनस 27/2 जे कैप कॉमन ले लिया हम लोगों ने। सो दिस सिंपली बिकम 18i कैप 24 माइनस 27 यानी कि 3j कैप 18। तो ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं? x कॉमा y यानी कि 18 कॉमा माइनस 3, ऑप्शन चॉइस करेंगे आप। 18 कॉमा माइनस 3 और बाई 2 यहाँ पर नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर माइनस 3/2 भी आएगा। सो दिस इज y कोऑर्डिनेट। सो दिस इज 18 कॉमा माइनस 3/2, ये देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में 18 कॉमा माइनस 1.5। समझ में आ गया? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे होते हैं, जो सेलेक्ट होना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस को देखकर तौर तरीकों को समझते हैं और उनको अडॉप्ट करते हैं, और वैसा क्वेश्चन कभी भी आगे आ जाए तो उसको जरूर हैंडल करते हैं और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अपना नॉलेज धीमे धीमे बढ़ाते जाइए, धीमे धीमे नॉलेज बढ़ता है। एक्चुअली एक दिन में कभी भी नॉलेज एकदम से हाइप नहीं करता है, नॉलेज टुकड़ों में धीमे धीमे बढ़ता है, और एक समय ऐसा आता है जब आप ऐसे नॉलेज को गेन कर लेते हैं, इतने नॉलेज को गेन कर लेते हैं कि आप पेपर अच्छा कर ही देते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, सब हो जाएगा। डरिए नहीं, चिंता मत करिए, प्रैक्टिस करिए, सब होगा। बैठिए नहीं, प्रैक्टिस करिए, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो पाए, लेकिन लगातार अपने सब्जेक्ट मटेरियल की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 ग्राम मूव विद वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक। एक ब्लॉक के अंदर धंस गई, ठीक है ना। ये एक ब्लॉक है, लकड़ी का सॉलिड ब्लॉक है, और ये देखिए बुलेट है जो कि 90 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और ये इसके अंदर चली जाती है और यहाँ जाकर ये रुक जाती है, ठीक है ना। कितने मीटर जाकर रुक, नहीं सेकंड दिया हुआ है, कितने टाइम में रुक जाती है, 3 सेकंड चलकर ये अंदर जाके रुक जाती है। तो क्वेश्चन है कि
इस बुलेट पर लकड़ी के टुकड़े ने कितना एवरेज फोर्स लगाया। तो पहले तो हम लोग रिटार्डेशन फाइंड करेंगे। u माइनस 80 आखिरी में रुक जाती है और ये 90 है। ए हमको सॉल्व निकालना है। तो 3a इज इक्वल टू 90 यानी कि रिटार्डेशन हुआ आपका 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। जब बुलेट लकड़ी के अंदर धंसेगी तो वो रिटार्ड होगी और हम लोगों ने रिटार्डेशन फाइंड कर लिया है। और अब न्यूटन का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma, जहाँ पर m है 0.04 किलोग्राम और a की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 0 और ये 12 और ये लग गया 2 अंकों के बाद दशमलव, ठीक है ना। तो आंसर आया 1.2 न्यूटन। बहुत अच्छा सवाल है और हर सवाल में ये क्या कहें हम बार बार कि अच्छा सवाल है। एक्चुअली आप महसूस करेंगे कि वाकई में सारे सवाल अच्छे ही हैं और सवालों में वैरायटी भी है, ठीक है ना। एक ही तरीके के नहीं है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे पेपर से आपको फायदा जरूर मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि असर्शन है, फिर रीजन लिखा हुआ है। सम ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर टू एंगल अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कह रहे हैं कि इतने एंगल पर मैक्सिमम हाइट और इतने एंगल पर मैक्सिमम हाइट का जो सम है वो प्रोजेक्शन एंगल पर यानी कि अल्फा पर डिपेंड नहीं करेगा। अभी मैं इसको चेक करता हूँ ये सही है कि गलत है। फॉर एंगल अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। तो ये तो आपको डायरेक्टली ही पता है कि ऐसा होता है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज जो होता है वो सेम होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है ही है, बस हमें असर्शन को चेक करना पड़ेगा। तो H1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g एंड H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बाई 2g, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। और साइन 90 माइनस अल्फा यानी कि कॉस अल्फा, ठीक है ना। ये बात भी आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। इस प्रकार से इनका कहना है कि H1 और H2 का सम एंगल से इंडिपेंडेंट होगा यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g एंड यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2g। तो हमने यू स्क्वायर बाई 2g को कॉमन लिया और अंदर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसको हम लोग 1 कर कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। सो यू स्क्वायर बाई 2g। देखिए इसमें कहीं एंगल नहीं है, मतलब ये वाकई एंगल पर इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब है कि असर्शन भी सही है और रीजन तो सही है ही है, खैर, लेकिन रीजन का असर्शन से दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है। ये रीजन असर्शन को कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन होगा both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion। सेकंड ऑप्शन होगा। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी याद होगा तो भी आप रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन कोई बड़ा भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है। अ मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप, एक 10 किलोग्राम का मास एक रोप से लटकाया गया, ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद क्या किया गया, रस्सी की लंबाई 4 मीटर है। उसके बाद एक फोर्स लगाया गया, कहाँ पर, रोप के बिल्कुल मिड में, यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया। अच्छा, इस फोर्स लगाने से क्या हुआ कि रोप का ये पोर्शन इधर आ गया और आधा पोर्शन ये था वो वहीं अपनी जगह पर रहा, ठीक है ना। तो हाँ, जब ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये पोर्शन इधर आ जाएगा और ये तो वर्टिकल ही रहेगा, ये पोर्शन इधर आ जाएगा। ये देखिए हमने फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि रस्सी में टेंशन फाइंड करना है। देखते हैं, हाफ द रूप 45 देन F इक्वल टू, F की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल आपका 45 है और रस्सी में टेंशन T मान लीजिए, डबल एरो अवे फ्रॉम द बॉडीज। तो आइए टेंशन के हम लोग कंपोनेंट करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, इसलिए टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट T cos 45 और हॉरिजेंटल कंपोनेंट T sin 45 होगा। और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने की वजह से सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी कि T cos
40 cos 45 इज इक्वल टू mg। मास है 10 किलोग्राम, तो 10 इंटू 10 यानी कि ये हुआ 100, and this is t by root 2 because cos 45 is equal to 1 by root 2, so we get t is equal to 100 root 2 न्यूटन। टेंशन फाइंड कर लिया, लेकिन हमें ये फोर्स फाइंड करना है, तो आइए इस फोर्स को हम लोग अब यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं। ये हम लोगों ने बनाया है इन y डायरेक्शन, इक्वेशन बनाया है इक्विलिब्रियम की, और अब इन x डायरेक्शन इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो f इज इक्वल टू t साइन 45, सो 100 रूट 2 टेंशन की वैल्यू है, और साइन 45 1 बाई रूट टू से रूट 2 कैंसिल होगा। और आप समझ रहे हैं ना बात को समझते जा रहे हैं कि ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आप चीज़ों को समझिए, वीडियो को आप फास्ट करके कर लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, उसका स्पीड बढ़ा लीजिए, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते चले जाइए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना फास्ट में आप समझ पाए उतना कर लीजिए, कोई आपको रोकेगा तो है नहीं। लेकिन आप अपना समय बचाइए और वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। चलिए आ जाइए 11th क्वेश्चन पर। अ गन अप्लाइड अ फोर्स F ऑन अ बुलेट। एक गन बुलेट पर फोर्स अप्लाई कर रही है और इसीलिए बुलेट गन से बाहर आ पाती है, ठीक है। चलिए, ये बुलेट है और इस पर लगने वाला फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये बुलेट जो यहाँ थी वो यहाँ पर आ जाती है, और जब यहाँ आती है तो जब ये गन से बाहर निकल आई तो गन इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो इतनी देर में कितना इम्पल्स जनरेट हुआ, कितना इम्पल्स एक्सर्ट हुआ, हमको ये फाइंड करना है। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, आपको ये बात पता होगी। इम्पल्स यानी कि आवेग का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन को ही हम लोग आवेग कहते हैं। आ जाइए, तो हम पहले तो ये देखें कि बुलेट अंदर कितनी देर तक रही। तो फोर्स की वैल्यू है 100 माइनस 0.5 इंटू 10⁵ और इसको हम लोगों ने 0 कर दिया, ठीक है ना। तो 100 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁵ सो 100 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁴ सो t इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 इंटू 10⁴, तो ये हुआ 20 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इतनी देर गन बुलेट के अंदर रही। अब हम लोगों ने जब टाइम निकाल लिया तो हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू dp बाई dt, हम इम्पल्स निकालने जा रहे हैं। तो dp इज इक्वल टू f dt। हमने ये स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, देखिए, इंटीग्रेशन p और इनिशियल मोमेंटम, और ये ये पहले का मोमेंटम और ये बाद का मोमेंटम, और फोर्स को आप इंटीग्रेट करिए। फोर्स है 100 माइनस 0.5 इंटू 10⁵ इसको आप लोग इंटीग्रेट करें जल्दी से। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इसी को हम लोग, जिसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं, और 100t माइनस 0.5 इंटू 10⁵ स्क्वायर बाई 2, और टाइम की लिमिट जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइम की लिमिट है 0 से लेके 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। आइए, ये आ गया इम्पल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम, और अपर लिमिट रखेंगे तो 100 इंटू 2 इंटू 10⁻³ माइनस इसको हम लोग कर लेते हैं, चलिए, 5 इंटू 10⁴ बाई 2। देखिए, 5 इंटू 10⁴ बाई 2, और t स्क्वायर की जगह पर 4 इंटू 10⁻⁻⁶। फाइन, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 200 इंटू 10⁻⁻3। देखते जाइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ देखिए, देखते जाइए। तो ये 2 से हमने 4 को काटा तो यहाँ 2 आया, फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया। 10 इंटू 10⁴, जबकि ये है 10⁻⁻⁶। So this become 0.2 and this become
0.1. So the result will be 0.1 न्यूटन सेकेंड. दिस इज द इम्पल्स. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, बड़े काम का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन. ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखिए यहाँ पर. ये देखिए, ये पहले मैंने फोर्स को जीरो करके वो टाइम निकाला कि बुलेट गन के अंदर कितने समय तक रही, और जब टाइम आ गया तो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से इम्पल्स को फाइंड किया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए. अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी. ठीक है, आ जाइए. फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें लीनियर मोमेंटम में गेन फाइंड करना है, यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जिसे हम लोग इम्पल्स भी कहते हैं. ठीक है ना. तो जैसा कि आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो dp इज इक्वल टू एफ dt. ठीक है ना. इंटीग्रेशन dp करने से चेंज आ जाएगा इन लीनियर मोमेंटम. तो ये आ गया p और अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी. तो ये हो गया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ. हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों को, आपको अगर सॉल्व करना था तो यहीं से डायरेक्टली सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें आप बार बार करते हैं, जानते हैं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को इस लाइन से सॉल्व करना चाहिए. तो ये हो गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया. 4 सेकेंड में फाइंड करना है, तो 4 सेकेंड में यानी कि सिर्फ इतना एरिया हमको फाइंड करना है, जो कि सेमी सर्किल है, सवाल में लिखा हुआ है. सर्कुलर सेगमेंट्स हैं, ये सेमी सर्किल है और ये वाला भी सेमी सर्किल है. ये देखिए, ये वाला भी सेमी सर्किल है. तो सेमी सर्किल का एरिया हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर. रेडियस आपके सामने ग्राफ में दिया हुआ है 2 है ना. ये देखिए, ये रेडियस है, ये देखिए 2, ये सेंटर है, ये देखिए 2 है ना. तो पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 2, तो एक 2 से एक 2 को कैंसिल करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई न्यूटन सेकेंड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा प्रैक्टिस करिए. जितने टेस्ट आप दे रहे हैं, अगर उसमें आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो पेपर में वैसे ही क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे. आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, यही आप चाहते भी हैं, यही हम भी चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो जाए, तो सक्सीड कर जाएं आप, सेलेक्ट हो जाएं आप. तो उसके लिए हमें और आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा. ठीक है ना. बिल्कुल, अगर प्रयास आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे. इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रयास करिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं. असर्शन और रीजन को ध्यान से पढ़ें और बताएं क्या सही है क्या गलत है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यूसीएम के बारे में बात हो रही है. यूसीएम में जो एक्सीलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल होता है, जिसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, और डायरेक्शन लगातार बदलने की वजह से आप नहीं कह सकते कि ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है. इस एक्सीलरेशन का मान तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है. इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ये स्टेटमेंट गलत हो गया. Kinematics equation for uniform accelerated motion cannot be applied in the case of uniform circular motion. कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये जो इक्वेशंस होती हैं एक्सेट्रा, ये अप्लीकेबल नहीं है. बिल्कुल सही बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, जो स्पीड को बदलने में सहायक नहीं होता है. ये सिर्फ डायरेक्शन बदलवाने का काम करता है. स्पीड बदलवाने का काम तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से होता है, जो यहाँ है ही नहीं. इसलिए ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होंगी. तो ये गलत है और ये सही है. ये हो गया असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आपके लिए. समझ लीजिए. आगे बढ़ते हैं. 12 1 रुपीज कॉइन आर पुट, एक दूसरे के ऊपर 12 सिक्के रखे गए हैं. ये देखिए, मैं सिक्कों का यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गए 12. मैं नंबर डाल देता हूँ.
पहले नंबर डाल देते हैं, फिर क्वेश्चन आपको समझा देंगे। हम लोग जानबूझ एक जैसे हैं भाई, हमारे थोड़े बड़े छोटे बन गए, इस पे ध्यान मत देना। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 सिक्के एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो क्वेश्चन है कि सातवें सिक्के ने द रिएक्शन ऑफ सेवेंथ कॉइन, सातवें सिक्के ने आठवें पर कितना रिएक्शन लगाया। सातवें ने आठवें पर, तो देखिए हम 8 तक तो इसको बना ले पहले। ये हो गया, ये हो गया 12 11 10 तो बच्चों कैसे आना हुआ? 9 नमस्ते सर। नमस्ते भाई। टेस्ट सीरीज लेने आए थे सर। 8, जी ठीक है ना। आठवें तक हमने इसको बना लिया लास्ट ईयर भी टेस्ट सीरीज यहाँ दी थी और तो हाँ कैसा लगा? उसके बाद उसके नीचे जो है वो सातवां कॉइन है, तो तुम्हारे का माहौल है। ठीक है ना। तो आठवें तक मैंने बना दिया। क्वेश्चन ये है कि सातवें ने आठवें पर कितना रिएक्शन लगाया। तो हमने इन 8 1 ताजा करते हैं 1 2 अरे यार, 10 गुना है ना। चलिए भाई कोई बात नहीं, चलिए चलिए चलिए। हम चाह ये रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि हम इसको एक सिस्टम मान लें। और इसके बाद इसके लिए हम इसको इरेज करना चाह रहे थे। मतलब तुम्हें कहीं से भी तो ये नहीं एहसास ये देखिए हमने इसको इरेज किया, ये देखिए, और हमने इस ये आठवें तक को एक 10 गुना सिस्टम मान लिया, एक कंबाइंड सिस्टम, ठीक है ना। टेस्ट में एब्सेंट मत। तो हाँ सर। ये इसका वेट होगा mg और ये सातवां इसको रिएक्शन देगा, समझ गए ना। अरे भाई इन पांचों ने 1 2 3 4 5 इन पांचों ने सातवें वाले को एक्शन दिया, तो सातवें ने इन आठवें को रिएक्शन दिया। हमने कंबाइंड सिस्टम मानकर इसको लिखा। अब ये सिस्टम कहीं जा तो नहीं रहा है, इसलिए n इज इक्वल टू होगा कैपिटल mg और कैपिटल mg का हो गया 5 स्मॉल mg। हर एक का मास mm है। ये देखिए 1 2 3 4 5 m कितने m हो गए बताइए? 5 m। और एक m की वैल्यू है 20 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, और g की वैल्यू एज यूजुअल 10, तो ये हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10, तो ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, 10 टू द पावर -3 आ गया 1 न्यूटन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक साधारण क्वेश्चन है मैकेनिक्स का और एक अच्छा क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, बढ़िया क्वेश्चन। 100 किलोग्राम गन फायर्स बॉल 1 kg हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द क्लिफ ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक गन से बुलेट को फायर किया गया। ये देखिए गन है और गन से बुलेट को इस तरीके से फायर किया गया। अच्छा भाई अब क्या हुआ? उसके बाद 500 मीटर की हाइट है, ये ग्राउंड है। इसके बाद ये जो बुलेट है वो यहाँ पर 400 मीटर दूरी पर टकराई, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। 400 मीटर दूरी पर टकराई यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर टकरा गई। तो हमारा क्वेश्चन है कि बताइए गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी। ऑब्वियसली सभी जानते हैं, ये कोई नई बात आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि जब गन से बुलेट निकाली जाती है, फायर की जाती है, तो गन पीछे की तरफ रिक्वाइल करती है। हमें गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड करनी है। गन का मास कैपिटल M और बुलेट का मास स्मॉल m मानते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमको u चाहिए। अगर हमको u मिल जाएगा तो हमको रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि बिना u के हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी को फाइंड कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहले रेंज का तरीका आपको देखिए। रेंज का ये फार्मूला आपको पता होगा। जब भी किसी बिल्डिंग से किसी बॉल को फायर किया जाता है तो रेंज का फार्मूला यही होता है। रेंज है आपका 400 मीटर, u हमको रिक्वायर्ड है, फाइंड करना है। h की वैल्यू 500 और g की वैल्यू एज यूजुअल 10, जैसा कि सवाल में लिखा भी हुआ है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 400 इज इक्वल टू u और अंडर रूट 100 यानी कि 10, तो 400 इज इक्वल टू 10u। हाँ तो हाँ 40 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए u आ गया। और अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। गन और बुलेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पहले सब कुछ रुका हुआ है, उसके बाद बुलेट u वेलोसिटी से आगे निकली और गन v वेलोसिटी से पीछे गई। तो बुलेट का मोमेंटम पॉजिटिव और गन का मोमेंटम नेगेटिव।
इस प्रकार से कैपिटल एम वी इज इक्वल टू स्मॉल एम यू, सो वी इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम यू। स्मॉल एम है 1 kg और गन का मास है 100 किलोग्राम और यू की वैल्यू है 40। सो वी गेट द आंसर 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका मैंने आज जो आप पेपर दिए हैं उसका पार्ट 15 क्वेश्चन तक पार्ट 1 मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, और इसके बाद अभी अगले 15 क्वेश्चन और उसके बाद अगले 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट में सॉल्व करना इसलिए अच्छा है कि आप छोटा वीडियो रहेगा तो आप पूरा इंटरेस्ट के साथ देख लेंगे। अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप हो सकता है कोई पार्ट भी उसका देख ना पाएँ, आपको इतना समय ना मिले। तो 15 क्वेश्चन के 3 पार्ट हम लोग करेंगे और इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग तैयार करिए, फिर अगले पार्ट को हम बनाने जा रहे हैं।